नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सीरिया पर फ्रांस के हमले तेज, राष्ट्रपति होलांद का संसद में ऐलान। आईएस के खात्मे तक चलेगा अभियान। रूस ने कहा 40 देशों से आईएस को मिल रही है मदद। पेरिस हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियां चौकस। गृहमंत्री ने भारत समेत दुनिया के लिए आईएस को बताया बड़ा खतरा। मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे जल्द। सामाजिक सौहार्द के बिना इनोवेशन मुमकिन नहीं, उपराष्ट्रपति ने कहा। नए विचारों के लिए शिक्षा और शोध को मिले बढ़ावा। असहिष्णुता के खिलाफ सामाजिक सहमति पर जोर। तमिलनाडु में बाढ़ से गंभीर हालात, 100 से ज्यादा की मौत, 15 ट्रेनें रद्द। राहत और बचाव में जुटी सेना और वायुसेना। दिल्ली में कैपिटेशन फी लेने पर स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 5 लाख जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान। विधानसभा सत्र में पेश होगा स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल। और आइए देखते हैं पहली खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने आईएस को दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बताया। इस बीच सीरिया में फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी भी तेज कर दी है। इन हमलों में फ्रांस को अमेरिका का साथ हासिल है। इस बीच रूस ने भी खुलासा किया है कि 224 यात्रियों को ले जा रहा एक यात्री विमान आईएस हमले का शिकार हुआ था। फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों का सीरिया के रक्का में आईएस ठिकानों पर हमला जारी है। 10 रफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के रक्का आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने एक कमांड सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र को तबाह करने का दावा किया है। फ्रांसीसी हवाई हमलों को अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। इस बीच अमेरिका और फ्रांस ने खुफिया सूचना का आदान प्रदान बढ़ाने का फैसला किया है। पेरिस हमले के बाद संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति होलांद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया मुद्दे पर सहयोग की अपील की। उन्होंने सीरिया को आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताया। होलांद ने कहा कि उनका देश आईएस को खत्म करके ही दम लेगा। La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste. इधर तुर्की के अंतोलिया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ किया कि आईएस के खिलाफ अमेरिका जमीन पर सेना नहीं उतारेगा। उन्होंने कहा कि सीरिया में आईएस के खिलाफ दूसरे देशों को साथ लेकर रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से कट्टरता का विरोध किया जाना बेहद जरूरी है। On the military front, our coalition is intensifying our airstrikes, more than 8,000 to date. We're taking out ISIL leaders, commanders, their killers. We've seen that when we have an effective partner on the ground, ISIL can and is pushed back. फ्रांस में आतंकी हमले से जुड़े लोगों की तलाश में 128 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं शुक्रवार को हुए आतंकी हमले के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने बड़ी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। मारे गए लोगों की याद में पेरिस में एफएल टावर समेत दूसरी इमारतों को फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रोशन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच रूस ने भी आईएस के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आईएस को 40 देशों के लोगों से मदद मिल रही है, जिसमें G20 के देशों के लोग भी शामिल हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्राध्यक्षों को इस बात की जानकारी भी दी है। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान रॉक के पूर्व प्रमुख हैं AK वर्मा साहब। वर्मा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से आईएस के खिलाफ अभियान दिख रहा है, मैं शुरुआत करना चाहूँगा फ्रांस के कदमों से। एयर स्ट्राइक हो रही है, आगे संसद को ऐलान कर दिया है कि भाई हम उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हमले की स्ट्रेटजी दिख रही है। कितनी कारगर, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के कदम उठाए गए हैं। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कार्रवाई हुई है पेरिस में, ये क्या कोई बड़े प्रोग्राम का अंग है? वास्तव में अभी तक
4 महायुद्ध हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हैं। कोल्ड वॉर भी था, वो तीसरा महायुद्ध वो भी ख़त्म हो गया, वो अफगानिस्तान में ख़त्म हुआ। अब चौथा महायुद्ध शुरू हो गया है और ये जो पेरिस में हुआ है इस महायुद्ध का एक अंग है, एक घटना है। और ये इस महायुद्ध में की शुरुआत काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से हो चुकी है। हिंदुस्तान में बम्बई में जो घटनाएं हुई थी 1993 में, वो भी इसी घटना के, इसी जंग के स्वरूप हैं। और वैसी ही घटनाएं विदेश में भी हुई हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी अटैक हुआ और 9/11 हुआ। यूरोप में मैड्रिड रेलवे अटैक हुआ। अब करें लंदन कि में हुआ। आतंकवाद के खिलाफ जो ये चौथा जो वर्ल्ड वॉर- आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है वो चौथा महायुद्ध है। इसलिए ये घटनाएं होती रहेंगी, इनको रोका नहीं जा सकता। आप पेरिस की घटना को एक स्टैंड अलोन के रूप में मत देखिए, उसको महायुद्ध के दौरान हुई एक घटना को के रूप में देखिए, तब हम लोग को आसान हो जाएगा। और ये महायुद्ध किसके बीच में हो रहा है? ये महायुद्ध हो रहा है एक आइडियोलॉजी के खिलाफ, जिसको आप सैनिक तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसको सैद्धांतिक रूप से ही, आइडियोलॉजिकल रूप से ही उसका अपोजिशन होना चाहिए। और वो आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए उसके विषय में बहुत कम सोचा जा रहा है। अगर हमें ये ऐसी घटनाओं को रोकना है तो उसको आइडियोलॉजिकल लेवल पे देखना होगा। ये देखना होगा कि जो घटनाएं हो रही हैं उनका आइडियोलॉजिकल रूट क्या है। अभी ये जितनी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, ISIS, उसके पहले अल-कायदा, बोको हराम, अल-शबाब, और पाकिस्तान की जो संस्थाएं हैं जैश मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा, ये सब इसी आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से हमले, अब मैं कहूँ जवाबी हमले का मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हो रहे हैं वो IS के खिलाफ हो रहे हों, चाहे अमेरिका या फिर फ्रांस की बात करें। भारत ने साफ कहा है कि जो राज्य पोषित आतंकवाद है, पहले उन राज्यों को भी लगाम लगाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि शुरुआती टूल ज़रूर है, लेकिन इनिशियली लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद आइडियोलॉजिकल लेवल पर जाकर आपको उसे ख़त्म करना होगा? इसको जब तक कि आइडियोलॉजिकल पे लेवल पे इसका सामना नहीं करें, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। और वो आइडियोलॉजिकल लेवल क्या है ये भी हम लोग ठीक तरह से समझते नहीं हैं। मैंने जिन संस्थाओं का अभी नाम लिया, ये सब एक ही सोर्स से प्रेरित हैं। इनको जो इंस्पिरेशन मिलता है एक ही जगह से मिलता है, और वो है रिलीजियस स्क्रिप्चरल डॉक्ट्रिन्स, जहाँ ये तय कर दिया गया है पहले से कि किस तरह की लड़ाइयाँ लड़नी है, किस तरीके से उन लड़ाइयों को लड़ना है। जब तक कि उन सिद्धांतों को देखा नहीं जाए और हटाया नहीं जाए, ये आइडियोलॉजिकल वॉर ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे कि पुतिन ने कहा कि कई देश तो सीधे तौर पर सपोर्ट करते दिखते हैं, कई देशों से उनको मैन पावर के लिहाज से मैं कहूँ कि सप्लाई मिलती है, कुछ लोग फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसे तोड़ने की ज़रूरत है और कैसे टूटेगा? इसको बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत है। अभी वो उन्होंने कहा कि उन देशों के लोग जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, उन देशों G20 के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। यानी राष्ट्राध्यक्ष एक तरफ तो इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो देशवासी हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको आइडियोलॉजिकल एक सिंपैथी लगती है इन हरकतों से। आइडियोलॉजिकल लेवल पे वो चाहे विचारों से ISIS या अल-कायदा ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनको सपोर्ट मिल जाता है। और क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद सर कि एक फ्रंट बनता दिख रहा है, जो कि एक देश बटे हुए थे आतंकवाद के मसले पर, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे, अमेरिका, फ्रांस, यानी क्योंकि एक बड़ा
एक गुट जो है अब बनता दिख रहा है इन घटनाक्रम के बाद? वो गुट हमेशा ही था, पहले से कोई नया गुट नहीं बन रहा है। और उस गुट के खिलाफ जो लोग थे, OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो गुट भी वैसे ही बना हुआ है। और उसका एक स्वरूप ये है कि टेररिज्म पे यूनाइटेड नेशंस एक कॉमन डेफिनेशन नहीं तय कर सका है। ये सबसे बड़ी, शायद अब तक की बड़ी कमजोरी रही है। तो जब तक कि हम लोग ये नहीं तय कर सकते हैं, विश्व के लोग, कि टेररिज्म है क्या और वो उसकी क्या निशानी है, तब तक कि हम उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, वक्त की कमी से, लेकिन बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। उधर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में IS के बढ़ते खतरे से इनकार नहीं किया है। दिल्ली में एक समारोह उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए जल्द ही मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पेरिस आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में IS आतंकियों का खतरा बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IS किसी खास देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने भरोसा दिया है कि देश IS के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताऊं कि ये IS का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। पेरिस हमले के बाद भारत में सुरक्षा एजेंसियों को और चौकस कर दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कट्टरता की वजह से युवाओं का IS की तरफ आकर्षित होना चिंता का विषय है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और लोग हैं, वो निगरानी रखें, ज़रूर रखें, और अगर उनको कुछ ठोस कदम उठाने पड़े डी रेडिकलाइजेशन के लिए, जैसे कि मैं समझ ये मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में या और कुछ इलाकों में पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। दुनिया भर में पेरिस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लंदन, रोम, वॉशिंगटन समेत दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। भारत में सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। हालात को देखते हुए विदेशी दूतावासों की सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। CPM ने पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में 27 दिसंबर को पार्टी कोलकाता में एक बड़ी रैली करेगी। पार्टी का दावा है कि वहां के ब्रिगेड मैदान में कम से कम 10 लाख लोग जमा होंगे। 27 दिसंबर से ही पार्टी का विशेष अधिवेशन भी शुरू होगा, जिसमें संगठन पर पेश रिपोर्ट और प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल और केरल दोनों जगह फिलहाल सत्ता से बाहर CPM ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता वापसी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। यहां पार्टी 35 साल लगातार सत्ता में रही, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी विधानसभा और उसके बाद के बड़े चुनाव हारती रही। इसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में भी कद कम हुआ। Tens of thousands of jatas covering all the 77,000 odd polling booths in the state. So in that sense, the organizational preparation, while holding this plenum, the organizational preparations for the forthcoming assembly elections have also begun. 2011 में केरल में भी CPM बहुत ही करीबी मुकाबले में सत्ता पाने से चूक गई थी। पार्टी के आकलन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह आंतरिक कलह था। राज्य में हाल के पंचायत चुनाव के नतीजों से पार्टी जोश में है, लेकिन पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी जानते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता VS अच्युतानंदन की भूमिका अहम होगी। VS Achyutanandan is also doing what he did because he's been a communist for the past 70 years plus. VS Achyutanandan has never done anything that is not in the particularly such campaigns that is not in the interest of the party. खोए जनाधार को पाने की कवायद में CPM ने 27 दिसंबर से कोलकाता में 4 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया है। इससे पहले पार्टी ने 1978 में विशेष अधिवेशन किया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द के बिना सामाजिक नवाचार मुमकिन नहीं। पुणे में सामाजिक नवाचार और सौहार्द पर सेमिनार में उन्होंने कहा कि नए विचारों के लिए
उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतंत्र में सामाजिक विविधता का सम्मान बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को पुणे इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक नवाचार और सौहार्द पर सेमिनार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए बराबरी का दर्जा, न्याय और सशक्तिकरण जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक नवाचार सीधे तौर से सौहार्द और आजादी से जुड़ा है। स्थिरता और सुरक्षा को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता है। Social innovation therefore gets linked to the levels of harmony, freedom, stability and security prevailing in a society. By the same token, its promotion requires an orientation of values, objectives and priorities towards the well-being of all. And to this end, purposeful strengthening and promotion of institutions, policies and practices. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में सामाजिक विविधता का सम्मान जरूरी है। इसके लिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। If democracy is not receptive to various identities in a plural society, then it remains only a majoritarian democracy that underprivileges the minorities. It is for this reason that the Indian Constitution has provisions for the protection of minority rights as well as balancing group rights with individual rights. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सामाजिक नवाचार की लंबी परंपरा रही है, लेकिन वैश्विक सूची में 141 देशों में भारत 81वें स्थान पर है। उन्होंने नवाचार के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने से कारोबार में आसानी और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए शोध में निवेश जरूरी है। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। दीप्ति वशिष्ठ, कुणाल, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि भारत में जमीनी स्तर पर असहिष्णुता का कोई संकेत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक भाईचारे का माहौल है और इसी के चलते उन्होंने पहले असहिष्णुता पर बहस को बनावटी करार दिया था। जेटली का मानना है कि इस चर्चा का विषय तब बना जब लोगों ने देश का नाम खराब करने का प्रयास किया। वित्त मंत्री के मुताबिक भारतीय होने के नाते हम सबकी इस मसले को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। कन्नड़ साहित्यकार कलबुर्गी हत्याकांड और दादरी घटना के बाद करीब 75 लोग बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर राष्ट्रीय या फिर साहित्यिक पुरस्कार लौटा चुके हैं। हफ्ते भर से जारी बारिश तमिलनाडु के लोगों के लिए कहर बन चुकी है। बारिश ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। नौसेना और तटरक्षक बलों को भी बचाव के काम में लगाया गया है। इस बीच दक्षिणी रेलवे ने आज 15 ट्रेनें रद्द कर दी। हफ्ते भर से जारी मूसलाधार बारिश के बाद चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा है तो कई रेलवे स्टेशनों पर रेल लाइनें दिख नहीं रही। पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव से हो रही बारिश से तमिलनाडु के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। Our house is surrounded with the water. It is mixed with drainage water, but there is no one to clear it. We have complained to the councillor. He has come, just watched it and he went away. सड़कों के साथ ही रेलवे स्टेशनों का भी बुरा हाल है। चेन्नई और आसपास के इलाकों के कई स्टेशनों पर हजारों की तादाद में मुसाफिर फंसे हुए हैं। ट्रेनों में देरी और रद्द होने की वजह से लोग स्टेशन के आसपास शरण लेने को मजबूर हैं। यहाँ से पता किया तो बता रहे ट्रेन है नहीं, पूरा ट्रेन कैंसिल है। कोरोमंडल एक्सप्रेस आना था कल इवनिंग, लेकिन अभी तक वो यहाँ आया नहीं है। काफी लोग यहाँ पे परेशान में हैं। We are planned going to the Tirupati for darshan. Unfortunately, train has been cancelled, but the railway central government is very poor. बाढ़ पीड़ित इलाकों में सैकड़ों नागरिक फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना और वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर की मदद ले रहे हैं। कांचीपुरम जिले का और बुरा हाल है। कांचीपुरम के मुदिचूर में झीलों और तालाबों से तांबरम इलाके में पानी घुस गया, जिससे शहर के कई हिस्से पानी में डूब गए।
खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी गिराई जा रही हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हैं। अभी तक एनडीआरएफ की 12 टीमें वहां डिप्लॉय है और अभी हम लोग रात से एक नई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि ताम्रम जो जगह है जहां पे एक लेक ओवरफ्लो किया है, उसमें काफ़ी फ्लडिंग की सिचुएशन बनी हुई है। वहीं पर हम सारी टीम्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं और वहीं हम रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने राहत और पुनर्वास के लिए सोमवार को 500 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की भी घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। चित्तूर और नेल्लूर जिले के कई गांव और आवासीय इलाके बारिश के पानी में डूबे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव को तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश की वजह बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन में गड़बड़ी करने और मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। सरकार के मुताबिक कोई भी स्कूल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उसमें जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। दिल्ली सरकार बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल पारित करने जा रही है। सरकार के मुताबिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन फीस लेने पर स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कैपिटेशन फीस का 10 गुना या 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दोषियों को 3 साल की सजा देने की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार अब नो डिटेंशन पॉलिसी यानी 8वीं तक बच्चे को फेल ना करने की पॉलिसी को भी खत्म करने जा रही है। इस संशोधन बिल में प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट का वेरिफिकेशन का प्रावधान होगा। रिटायर्ड जज और चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कूलों के अकाउंट की जांच करेंगे। सरकार के मुताबिक स्कूलों के अकाउंट्स में अगर गड़बड़ी पाई गई तो समिति के पास दंड के रूप में संबंधित स्कूल की अगले साल की फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। EWS का एडमिशन सरकार अभी तैयारी कर रही है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो जाए और सारे स्कूल्स का डेटा, जितना भी एडमिशन हो रहा है, किस स्कूल के पास कितनी सीट हैं, कहाँ किसका एडमिशन हुआ, ये सारा कुछ ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज तरीके से हो। इस बिल के मुताबिक निजी स्कूलों को अब फीस और शिक्षकों के वेतन को वेबसाइट पर डालना होगा। सरकार का कहना है कि अब EWS कोटे के लिए ऑनलाइन लॉटरी के जरिए बच्चों का चुनाव होगा, यानी EWS कोटे के तहत निजी स्कूल अब सीधे दाखिला नहीं ले सकते। प्राइवेट स्कूल्स में अगर कहीं एजुकेशन एक्ट वायलेट करते हैं या सरकार उनको कुछ कहे जनता के हित में और वो नहीं माने या कोर्ट को डायरेक्शन दे और वो नहीं माने, तो सारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सरकार के पास में सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसकी मान्यता रद्द कर दो। किसी भी स्कूल की मान्यता रद्द करने का मतलब है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पनिशमेंट देना, उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को पनिशमेंट देना। दिल्ली स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल के अलावा जन लोकपाल बिल भी इस विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ और अहम बिल भी लाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन फिलहाल तो सबकी नजर एजुकेशन बिल पर टिकी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का आज निधन हो गया। गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक 89 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी दिनों से बीमार थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार बांग्लादेश की मशहूर साड़ियों की धूम है। बनारसी साड़ियों की शौकीन महिलाएं ढाका की शामदारी साड़ियों को खूब पसंद कर रही हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का बांग्लादेश पवेलियन। यहाँ पर मटका सिल्क, मुस्लिन सिल्क और कॉटन सिल्क की साड़ियाँ महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। इन साड़ियों की खासियत हाथ से की गई कारीगरी और इनके अनूठे डिजाइन हैं। बांग्लादेश की साड़ियाँ नो डाउट बहुत ही अच्छी हैं और इसमें स्पेशली जो कॉटन और कॉटन मिक्स सिल्क जो है बहुत अच्छा है। काफ़ी वैरायटी है और रेट वाइज भी बहुत सही है। हमने जो अभी जामदानी साड़ी देखी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी साड़ीज़, क्योंकि अदरवाइज़ हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो ज़्यादा सिल्क साड़ी या कॉटन साड़ीज़ ही प्रेफर करते हैं।
तो ये पहली बार ही हमने इस ट्रेड फेयर में ये वैरायटी देखी है। ये जामदानी साड़ी मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैंने पहले भी पहनी हुई है, लेकिन यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छे अच्छे डिजाइन लेके आए हैं ये लोग। ये सिल्क में मुझे ज़्यादा शौक है तो मुझे अच्छी लगी, अच्छी हैं साड़ियाँ, वैरायटी बहुत अच्छी है। ढाकाई जामदानी साड़ी की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की होती है। जामदानी साड़ी जो ऑल में चलता है, इसलिए वो इंडिया का बहुत डिमांड है। ये हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है, ये हम बहुत लेके आया, बहुत कस्टमर भी ले रहा है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा जामदानी साड़ी लेके आया। एग्जीबिशन है ना, इधर हम लोग 5-7 सालों से पहले से आ रहा है, तो वो हमारा ये जामदानी, ढाकाई जामदानी बोलता है उसको, तो ये वर्ल्ड वाइड में हमारा बांग्लादेश में होता है और हमारा इलाका में होता है। बांग्लादेश को इस व्यापार मेले में फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है, लिहाजा बांग्लादेश की बनी साड़ियों के 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना है, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। 7वां वेतन आयोग गुरुवार को वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो अगले साल 1 जनवरी से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी हुआ। सेना और आतंकियों के बीच बीती रात से मुठभेड़ चल रही थी। भारत और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों देश आतंकवादियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए सहमत हुए। बैठक में आंतरिक सुरक्षा और सीमा पार मुद्दों पर भी समीक्षा की गई। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का स्मारक बनवाने का फैसला किया है। बालासाहेब की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की। बालासाहेब का स्मारक दादर के शिवाजी पार्क इलाके में मुंबई के महापौर के आवास में बनाया जाएगा। सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान तेल और गैस ब्लॉकों की नीलामी के लिए नई नीति लाने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर 30 नवंबर तक सभी निवेशकों और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया को नए सिरे से लाया जाएगा। हैदराबाद के एक निजी स्कूल के लिफ्ट में फंसने से 5 साल की एक छात्रा की जान चली गई। फातिमा तीसरी मंजिल पर मौजूद अपनी कक्षा में जा रही थी। इसी दौरान वो लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंस गई और उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की मेयर अनुराधा और उनके पति पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई और फरार हो गए। इस हमले में अनुराधा की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन भी तेजी का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 104.4 अंक की बढ़त के साथ 25,864.5 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंक के उछाल के साथ 7,837.5 पर बंद हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होने की आशंका बढ़ गई है। मैच का लगातार चौथा दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे पहले दूसरा और तीसरा दिन भी बारिश में धुल गया था। मैच में अब केवल एक दिन ही बचा है।